ऑलराइट, तो हर माइक्रो टेस्ट को देने के बाद हमारे पास कुछ स्टैट्स निकल के आते हैं, जिन स्टैट्स की मदद से हम चीज़ों को और बेहतर तरह से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर सकते हैं। स्टैट्स का तुम एग्जांपल ऐसे ले सकते हो जैसे सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा था और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया, या फिर कितने लोगों के इतने मार्क्स आए, या फिर एक पर्टिकुलर सवाल कितने लोगों ने गलत किया और कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, या फिर जिस इंसान के सबसे ज़्यादा नंबर आए उसने कौन सा सवाल छोड़ा और उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, और ऐसा कौन है जो कि बहुत बेटर स्कोर कर सकता था, मतलब कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जो कि बहुत बेटर स्कोर कर सकते थे पर बहुत ही सिली सवालों की वजह से वो बेटर स्कोर नहीं कर पाए, मतलब ड्रास्टिकली उनका रिजल्ट बदल सकता था पर एक बचकाना सा सवाल वो नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं अपने पेपर को एनालाइज करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होता है। और जितना ज़्यादा डेटा बढ़ता जाता है उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और उतनी ही चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, हम पैटर्न भी नोट कर सकते हैं कई तरीके से। अभी मैं सारी चीज़ें रिवील नहीं करूँगा, बहुत बहुत बेसिक बता रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब टेस्ट रेगुलरली दें, है ना, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, जिससे जो डेटा के स्टैट्स आएंगे वो और कॉन्क्रीट होंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं, कुछ देर बाद से मेरा मतलब ये है मिनिमम 2 घंटे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक अपडेट मिलेगा, लिंक मिलेगा एक पीडीएफ का, उसमें आपको स्टैट्स मिल जाएंगे। और बाकी जो अगली आने वाली वीडियो होंगी उसमें आपको सॉल्यूशन की वीडियो डलते से ही स्टैट्स मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है ये, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन ऑफ x cos x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x sin x। यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो आप इसको x cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म बन जाएगी जिसमें एफ एक्स जो है आपका टेंड्स टू 0। सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी होती है, तो यहाँ पर हमारी इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हमारा यहाँ पर बन गया ये, है ना। तो सिंपली इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है व्हेन एफ एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको उड़ा दो। अब बचा हमारा सिर्फ इतना पार्ट, तो इतने पार्ट में भी हम सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं बट थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। दैट इज़ कि हम इस cos x sin x को लिख लेंगे साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 घंटे में ही किया जा सकता है अगर ढंग से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। एनीवे, और बातों में नहीं जाता हूँ मैं, सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी फिर से वही फॉर्म बन जाएगी। ध्यान रखना लिमिट हमारा x टेंड्स टू यहाँ पर पाई बाई 2 लिखा है, तो यहाँ पर अगर x जो है पाई बाई 2 की तरफ टेंड कर जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। तो साइन के अंदर फिर से एक एफ एक्स आ गया जो कि टेंड्स टू 0 है, तो एक काम करते हैं उस एफ एक्स से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा डिवाइड और ये हमारा मल्टीप्लाई। तो फिर से ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा हट जाएगा क्योंकि ये 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 व्हेन एफ एक्स टेंड्स टू 0। तो देखो सवाल ऐसा था और कितना सिंपलीफाई हो गया। और जिनसे नहीं हुआ है सवाल, एटलीस्ट तुम्हें यहाँ तक तो पहुँच जाना चाहिए था, है ना, कुछ सेकंड्स में। अगर नहीं पहुंचे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस तरह की फॉर्म आए तो ढूंढना कि साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स कैसे बना पा रहे हो, जल्दी से उसे उड़ा देना, जो यूजलेस पार्ट है। देखो अपना कॉस भी बाहर है, साइन भी बाहर है और एक्स अपना टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो चीज़ें अब थोड़ी आसान हो गई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो हम एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस एच और फिर कर देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि टेंड्स टू 0 वाली लिमिट्स या फिर इन्फिनिटी वाली में सॉल्व करने में ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई बाई 2 प्लस एच। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर ये कॉस पाई बाई 2 प्लस एच और साइन पाई बाई 2 प्लस एच जो है कन्वर्ट हो जाएंगे अपने करस्पॉन्डिंग साइन और कोसाइन में, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा माइनस साइन एच के बराबर न्यूमरेटर में जो है, और डिनोमिनेटर में जो साइन वाला टर्म है वो हो जाएगा कॉस एच के बराबर। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि कॉस पाई बाई 2 प्लस एच किसके बराबर होता है और साइन पाई बाई 2 प्लस एच। इसमें अगर हैंडी नहीं हो तो दिक्कत होगी, काफ़ी लोग जो बेसिक चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। हैंडी मतलब तुरंत आना चाहिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और लेट तो इसको रिजॉल्व करते हैं, वाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं। और लेट तो ये नया सवाल जो है हमारे पास निकल के आ गया। अब ऐसे सवाल हो ही चुका है सॉल्व, बहुत थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। न्यूमरेटर को थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिख लेते हैं, तो ये हिसाब किताब आ गया है। अब आपके पास जो फॉर्म बनी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो कि मुझे आगे करनी है, जैसे साइन एच बन गया, फिर साइन एच अपॉन एच कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास 1 माइनस कॉस एच आ गया। तो शायद ऐसा कहीं हो रहा हो कि हमारा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बन रहा हो, है ना। कॉस थीटा को थीटा बाई 2 में तोड़ते हैं, काफ़ी लिमिट में, मतलब पॉपुलर चीज़ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जो है एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये साइन एच तो ये आपका एच रह जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। आंसर अब मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। सिंपली एच से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड मार दो या फिर दोनों तरफ से एच कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2 प्लस एच न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोस एच, और यहाँ पर नीचे एक एच आएगा, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो ये तो 0 है, इसको हटा दो, ये पूरा पार्ट भी आपका 0 के बराबर हो गया। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप इसको एक बार थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये आपका बन जाएगा
2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाय h, है ना। तो h से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इतने इतने ही पार्ट में, तो ये निकल के आ जाएगा और इतना पार्ट जो है आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 2 इंटू एच हो जाएगा, है ना। सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपका 2 इंटू एच हो जाएगा। h टेंड से 0 होता है, तो ये पूरा आपका 0 को टेंड कर जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में एक आएगा माइनस का कॉस h, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस h की वैल्यू h टेंड से 0 पे 1 के बराबर है, आंसर आपका पाई बाई 2। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल को एक्सप्लेन करने में 4 मिनट लग गए, बट 4 मिनट का ये था नहीं, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, समझाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, है ना। तो काफ़ी लोग बोलेंगे 20 मिनट में 7 सवाल करने हमको दिए हैं और खुद इतनी देर लगा रहा है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और तो ये सवाल था हमारा और इसको हमें सॉल्व करना था। तो ये एक अच्छा सवाल था, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसको बहुत जल्दी किया जा सकता है, पर काफ़ी लोग फंस जाएंगे अगर वो लिमिट्स को तोड़ तोड़ के करने लग गए। जैसे -3 से -2, फिर -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर इस तरह से किक करके ब्रेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में, और पेपर के हिसाब से बिल्कुल फीजिबल नहीं है। वैसे ही मैंने टाइम कम दिया था, तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। तो जो लोग इस चीज़ में फंस गए थे, एक बार कमेंट में बताना। आई एम क्यूरियस टू नो कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में फंस गए थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं एक्चुअली में करना क्या था। तो यहाँ पर हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी i के बराबर है और ये भी हमारा i के बराबर ही होगा, है ना। तो -x से हम रिप्लेस करेंगे तो x की पावर 8 तो x की पावर 8 ही रहेगा, बट यहाँ पर जो है आपका -x की पावर 11 हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपका बन गया कुछ इस तरह का हिसाब किताब। मैंने x की पावर 8 कॉमन लिया, एक बड़े ब्रैकेट में कर दिया x की पावर 11 प्लस x की पावर 11 का ब्रैकेट प्लस -x की पावर 11 का ब्रैकेट। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारी जो कि कहती है कि ब्रैकेट ऑफ t प्लस ब्रैकेट ऑफ -t, ये हमारा ये हमारा 1 के बराबर होता है ना। बस अब सवाल खत्म हो गया। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये करना था, तो ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -3 से लेके 3 x की पावर 8 dx, इसका इंटीग्रेशन। और हम जानते हैं x की पावर 8 जो है हमारा एक इवन फंक्शन होता है, तो कैलकुलेशन को हम आसान करने के लिए इसको कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेके 3 x की पावर 8। ये हमारा सिंपली आ जाएगा x की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9, और लिमिट हमारी 0 से 3 है, तो x की वैल्यू 3 डाल देंगे इधर, 3 की पावर 9 बाय 9 हो जाएगा। और एक 2 मल्टीप्लाइड में ध्यान रखना 2i की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 से 2 हम काट देते हैं, तो ये हमारा आ गया 3 की पावर 9 बाय 9 दैट इज 3 की पावर 2 दैट इज 3 की पावर 7 आंसर, है ना। तो आसान सवाल था, अगर थोड़ा धैर्य से रुक के देखते, है ना। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी इस सवाल को भी करते वक्त, कि कितनी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार। ये प्रॉपर्टी हो गई जैसे, और ये इवन वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी मिलके एक सवाल को कितना आसान बना देती है। अगर इनमें हम फास्ट नहीं है तो हम कितनी बुरी तरह फंस जाएंगे। सोच रहे हो, जिस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, से छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या मतलब है मुझे, क्लियर तो है, ऑब्वियस तो है, खोल के देख लूंगा, पर ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होनी चाहिए, मतलब बोलते में ही आ जाए। ज़्यादातर लोगों की नहीं होती, इसीलिए वो फंसे रहते हैं सवालों में, इसीलिए वो क्विक नहीं होते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम चीज़ों को कॉन्क्रीट बनाओ, इन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्क्रीट करके। ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। समझ पा रहे हो उनकी इंपॉर्टेंस, देख पा रहे हो? कुछ लोग देख पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं देख पा रहे होंगे, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल हमारा कह रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस के इक्वल टू 0 स्क्वायर ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कुछ लोगों का यार ये सवाल भी गलत हुआ है, और मैं जानता हूँ उनका ये सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दो, है ना। ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट इतना आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे ये फ्री के नंबर थे। और एक इंसान ऐसा है जिसका अगर ये सवाल सही हो जाता तो वो टॉप 6 to 7 लोगों में आ जाता। तो सोच रहे हो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। इतने कम लोगों ने टेस्ट दिया है, मेरे ख्याल से 30 लोगों ने दिया है, उसमें भी वो टॉप 6-7 में आ जाता अगर उसका ये सवाल सही हो जाता। तो ऐसे सवालों को गलत ना करें। ऑलराइट, तो कर लेता हूँ, इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ, इसे करना तो नहीं चाह रहा मैं तो इतना तो सभी ने डिडक्ट कर लिया हुआ। अल्फा क्यूब की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस के बराबर है, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो हमारा 1 के बराबर है। अब यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस के की पावर 1/3, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जब हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे माइनस के की पावर 1/3 प्लस के की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। पावर 3 कर रही है मुझे परेशान, तो हम कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब। तो क्यूब करने के बाद ये हिसाब किताब हमारा निकल के आ गया। कमाल की बात यह है, जो अजीब सी पावर वाले कुछ टर्म्स थे जो कि ब्रैकेट में है, इसकी वैल्यू में से डायरेक्ट डिडक्ट कर सकते हैं, जो कि 1 के बराबर है, तो उसको 1 कर देंगे। तो सिंपल सी क्वेश्चन बन गई हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके रूट निकाल सकते हो। के की वैल्यू आएगी आपकी 2 प्लस माइनस रूट 5, है ना। तो इसका ए आंसर था। और लेटर शुरू करते हैं अपने अगले सवाल के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सवाल था, जिसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखी है z की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस z की पावर n, और आपको इसके जो रूट्स हैं उनके रियल पार्ट्स का सम निकालना है, ठीक है।
तो इस सवाल को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा अच्छा है और अच्छी स्पीड है तो वर्बली भी कर सकता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी आसान सवाल है। बट मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस लोग बहुत कम करते हैं, शुरू की चीज़ों की ज़्यादा कर लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई में इक्वेशन बना के इधर उधर करनी होती है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस सही कर लेते हैं। बट जब चीज़ें जेड के टर्म्स में बात होती है और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाती है तो लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं इस पार्ट की। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं है हर पर्टिकुलर इंसान के लिए सही हो। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आपका ये सवाल गलत हुआ है तो आपने इसमें ऐसा क्या ट्राई किया था। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये क्लियरली डिडक्ट कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के हमारे n-1 रूट्स होने वाले हैं। ये मैंने कैसे बोला, देखो सिंपली अगर तुम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दोगे तो तुम्हारा जो पहला टर्म आएगा वो आएगा nc0 z की पावर n, अगला आएगा nc1 z की पावर n-1 और ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा और आखिरी जो टर्म आएगा वो आएगा ncn z की पावर 0, है ना। और हमारे इक्वल टू के इधर भी एक z की पावर n है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब आपकी एक इक्वेशन आ गई जिसमें z की जो हाईएस्ट पावर है वो n-1 है ना। तो n-1 अगर हाईएस्ट पावर है तो n-1 रूट्स होंगे, जैसे कि आपकी x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो इसके 3 रूट्स होंगे ना, क्योंकि आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, इस तरह से। तो ये जो इक्वेशन है इसके टोटल हमारे n-1 रूट्स होंगे, ये हमने डिडक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं z की पावर n को उधर ले आता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन जेड, इस पूरे की पावर n 1 के बराबर है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार चेक करके देख लो, z की वैल्यू x प्लस आई वाई डाल के देखो क्या निकल के आता है हमारे पास। तो हम डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अंडर रूट मैंने हटा दिया, अंडर रूट आता है वैसे मॉडम लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा वाई स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमारा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो x है, x प्लस आई वाई का जो x है दैट इज रियल पार्ट, वही हमें चाहिए, है ना। उसी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी पॉसिबल ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सबका रियल पार्ट -1/2 होने वाला है। बढ़िया यार, तो आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा -1/2। और टोटल कितने रूट थे, टोटल हमारे हमने पहले डिडक्ट कर लिया था n-1 रूट से, तो n-1 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल्स टू 1 - n/2, ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो डी आंसर था इस सवाल का। और कमाल की बात है ये सिर्फ एक ही इंसान का सही हुआ है जिसके सबसे ज़्यादा ही नंबर है, या फिर मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट। ऑलराइट, तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो इस सवाल में आपको दे रखा है कि f of x माइनस f of x/2 जो है आपका 4x² 3 के बराबर है और x रियल नंबर है और f of 0 आपका 0 के बराबर है, तो आपको वैल्यू बतानी है f of 3/2 की, है ना। तो ये सवाल ठीक सवाल था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। दिमाग कैसे लगाना है दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर अगर हम x को x/2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2 आई मीन f of x/2 माइनस f of x/4 इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय x/2 का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, x/2 की जगह x/4 रख के देखो तो आ जाएगा f of x/4 माइनस f of x/8 इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय x/2 की पावर 2, सॉरी x/4 की पावर 2। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इन सभी को हम ऐड कर देंगे, इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए जिससे ये सारे एक लाइन में आ जाए। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे और इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज, ध्यान रखना नीचे तक एंड तक जा रही है, तो आखिरी जो टर्म होगा वो x/2 की पावर f of x/2 की पावर n होगा, जहाँ पे n टेंड्स टू हमारा इन्फिनिटी होगा। तो इसको भी मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख देता हूँ। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो देख पा रहे हो सारे कटते चले जाएंगे टर्म। यहाँ से हम देखेंगे तो ये f of x/2 जो है f of x/2 से कट जाएगा, x/4 से कट जाएगा, बचेगा हमारा एक ये f of x और ये आखिरी वाला f of x/2 की पावर n जो कि माइनस साइन के साथ है। ध्यान से देखोगे तो ये आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा क्योंकि आपका बन रहा है एक तरह से f of x/2 की पावर n, है ना। और x की वैल्यू अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमें किस x की वैल्यू के लिए बात करनी है, x इक्वल टू 3/2, f of 3/2 निकालना था ना हमें। तो x की वैल्यू 3/2 अपॉन 2 की पावर n वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको बन जाएगा f of 0, है ना। इट अप्रोचेस टू f of 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आखिरी वाला टर्म भी 0 हो गया। तो आपका जो fx है वो निकल के आ जाएगा इस सारी सीरीज का सम जो कि हमारी राइट हैंड साइड पे थी, जो कि थी एक जीपी जिसका कि हमारा कॉमन रेशियो 1/4 के बराबर है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे मैंने गड़बड़ी करी है, पहले हमारा जो टर्म है इस जीपी का वो 1 के बराबर होगा। सो इट विल बी a/1 - r दैट इज 1/1 - 1/4 जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9x² के।
तो ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब पता है आपको क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 3/2 डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा 4। और ये सवाल भी काफ़ी लोगों को गलत हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सीखने की चीज़ ये थी कि आपको ये चीज़ देखनी है, एक्स को x/2 से रिप्लेस किया, फिर x/4 से रिप्लेस किया, इस तरह से करते गए तो एक सीरीज़ बन गई है ना। तो ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है सीक्वेंस सीरीज में। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही चीज़ होती है कि ऐड करके टर्म्स कट जाते हैं एक साइड पे, फिर कुछ निकल के आ जाता है। एजीपी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं तरीका, काइंड ऑफ जोड़ना दो सीरीज को, और वीएन मेथड जो है अपना उसको जानते हो आप। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर अगला सवाल जो है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें देखा है x² + x डिवाइडेड बाय 1/1 - x इज इक्वल्स टू a0 + a1x + a2x²। और ये अनंत काल तक चलता जा रहा है, और आपको बताना है समीशन r = 1 से लेकर 50 ar = 2। कमाल की बात है, इस सवाल में दो ऑप्शन थे जिनका सेम वैल्यू थी, जो 149 सेम वैल्यू थी दो ऑप्शन की, ए और सी। उससे काफ़ी लोगों को सस्पिशन नहीं हुआ, आंसर वैसे 149 ही था। तो इस सवाल में फंस जाएगा वो इंसान जो कि x² + x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 - x⁻1 लिख देगा। उसके बाद काफ़ी लोगों को तो खैर फॉर्मूला याद नहीं होगा नेगेटिव इंडेक्स के लिए, तो वो तो पहली बार होगा। अब जिसको याद होगा और वो इधर ही एक्सपेंड कर देगा वो भी फंस जाएगा, वो अपने 5-6 मिनट बर्बाद करेगा और आंसर कैलकुलेशन की वजह से निकल नहीं पाएगा, निकल भी गया तो वो 2 सवाल बर्बाद कर देगा, है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, है ना। अब देखोगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है आपका 1 - x³ के बराबर हो गया, और इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - x⁻²। देख रहे हो, सिंप्लीफाई हो गया बहुत ज्यादा पहले से। अब लगा सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट पे नेगेटिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रख लेना। इस जो सारे सवाल हैं इसमें से जो एसेंशियल क्रक्स है वो निकाल के हो सका तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आप खुद भी एक बार इससे चीजें निकाल के रख लेना, भूलना नहीं है। ये टेस्ट जो हुआ है इससे जो चीजें हमने निकाली हैं, जो चीज हम भूल गए थे, वो अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कभी हम भूल गए। ऑलराइट, तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास 1 - x³ मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह की हमारी एक बढ़िया सीरीज 1 - x³ मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2x + 3x² + 4x³, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब यहाँ से हम x की किसी पर्टिकुलर पावर r का कोफिशिएंट डिडक्ट कर सकते हैं जनरल फॉर्म में। जैसे x और 0 का कोफिशिएंट तो हमारा यहाँ पर 1 ही आ गया, और x⁻1 का कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ जाएगा, और x और 2 का कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास, क्लियरली दिख रहा है 3। उसके बाद से कहानी थोड़ी अलग होगी, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो x⁻3 का कोफिशिएंट आएगा ये x³ मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये भी हमारा जो आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है। अब एक बार x⁻4 का कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, तो ये अगला जो टर्म होगा ये होगा हमारा 5x⁴ है ना। तो ये जो x⁻4 है ये इस 1 के साथ जाएगा, और ये जो 2x है ये इस 3 के साथ जाएगा। तो ये आपका फिर से कोफिशिएंट जो है x⁻4 का 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है जो बाकी के आगे आने वाले सारे हैं वो 3 के बराबर होने वाले हैं, क्योंकि हर टर्म अपने से 3 टर्म पहले वाले टर्म से कटता जाएगा, है ना। x⁻5 आएगा तो उसके साथ 6 बैठा होगा और वो 3 से कटेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपली निकाल के देख लो एक बार, 6x⁻5 चेक कर लो तो वो भी 3 आएगा, इससे तो हमें जस्टिफाई हो जाएगा। तो सारे के सारे ये 3 के बराबर होने वाले हैं, पर x⁻1 जो है 2 के बराबर है कोफिशिएंट जो है, और x और 0 कोफिशिएंट वो 1 के बराबर है। हमें निकालना है कि एक बार चेक कर लेते हैं। r = 1 से लेकर 50 की बात कर रहा है, तो a0 की तो ये बात ही नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बचे कितने 49 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी चलो ठीक है, 149 आंसर है, पहले ही बता दिया था तो मैंने। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सवाल मैंने काफ़ी इंटेंशनली दिया था, मतलब काफ़ी टाइम से ये मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोगों को पता होता है कि इनवॉलेंट्री ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, एक बार मैं अपने टाइम सेविंग टर्म्स में भी डाल चुका हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जिनने ये याद नहीं है कि आइडेम्पोटेंट इनवॉलेंट्री ऑर्थोगोनल क्या होता है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है सिंपली याद होगा तो हो जाएगा, आसान सवाल है, सिंपली याद होने पे हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ मैथ्स में तो गड़बड़ है। जो सवाल 30 सेकंड का सवाल था वो नहीं हुआ तो क्या होगा फिर। तो कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन होने वाली बात नहीं है, इन चीज़ों को मिस ना करें, है ना। थक गया मैं भी काफ़ी बोलते बोलते। अब आगे हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। ऑलराइट, तो वी आर गिवन विद द इन्फॉर्मेशन दैट A इज ए नॉन सिंगल मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A एंड B इज इक्वल्स टू A इनवर्स A ट्रांसपोज। तो आपको बताना है B एक इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या आइडेम्पोटेंट है, या फिर नन ऑफ दीस, है ना। ये 4 ऑप्शन थे आपके, ये मैं वर्बली बोल रहा हूँ, लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले यार आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, है ना, तीनों का मतलब पता होना चाहिए। तो एक बार बता रहा हूँ, जिंदगी में से कभी मत भूलना, एटलीस्ट अपने जेईई मेंस एडवांस तक तो मत भूलो यार।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स है तो फिर आपका ए स्क्वायर बराबर आई होगा, ऑर्थोगोनल वाले तो ए ट्रांसपोज बराबर आई होगा, आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर बराबर ए होगा, है ना। इन्वॉलंटरी है आई थोड़ा आई जैसा आ रहा है तो उससे याद कर लो। ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल कर्व्स पढ़े जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री मतलब m1 m2 बराबर -1, तो उस तरीके का कुछ फील ऑर्थोगोनल में आ रहा है यहाँ पे। और आइडेम्पोटेंट इसको एज इट इज याद कर लो। जो भी तुम्हें निमोनिक बनाना है तुम बना सकते हो, है ना, जैसे करना है करो पर याद रख लो इसे। ऑलराइट, तो ऊपर हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हमें दे रखा है ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। तो बी की बात हो रही है बॉस यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। अब एक काम करते हैं, बी ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं। ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज। अब ये खोलना आना चाहिए आपको, ये पलट जाते हैं अपने, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज ए, और साथ में आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और सवाल को रख लेते हैं साइड में। अब हम बी के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं बी ट्रांसपोज का, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है। एक चीज़ करनी है बस, इस पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो ए ट्रांसपोज ए जो है वो हमारा बराबर है ए ट्रांसपोज के इस प्रॉपर्टी के तहत। तो ये हम लगा देते तो ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर है बॉस? तो ये हमारा आई के बराबर हो जाएगा और ये भी हमारा आई के बराबर हो जाएगा क्योंकि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। तो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय उसका इनवर्स हो गया, दैट इज इक्वल्स टू आई। तो आई मल्टीप्लाइड बाय आई हो गया। तो यहाँ पे आपका आया बी मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। क्या लगता है कौन सा इसमें से आंसर है? ऑर्थोगोनल आंसर है। ऑलराइट, तो जिस सोर्स से मैंने ये सवाल सेलेक्ट किया था भाई लोगों ने इनवॉलंटरी दिया हुआ है खैर कोई नहीं, इंसान है, गलती इंसान से होती है। तो इसका आंसर जो है ऑर्थोगोनल है आपका, दैट इज ऑप्शन बी जो कि टेस्ट पेपर में था। ऑलराइट, तो हमने कंप्लीट कर लिया। दैट्स ऑल फॉर नाउ।